बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो बचेंद्री पाल ने अपने संस्मरण के रूप में लिखा है, जो उन्होंने यात्रा की थी, उसी के ऊपर इन्होंने ये लिखा है। तो कुछ अंश को मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं पढ़ाने चल रही हूँ पेज नंबर 24 का लास्ट पैराग्राफ से ऊपर का पैराग्राफ है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले, संभवतः आपने देख लिया होगा। तो बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी हो गई और एवरेस्ट लोत्से और नोत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अब यहाँ पर इन्होंने जो बेस कैंप पहुंचने के पहले का जो दृश्य है, उस दृश्य का वर्णन किया गया है। तो उन्होंने लिखा है कि पहुंचने से पहले ही उन्हें एक मृत्यु का समाचार मिला। तो क्या समाचार मिला? जो उनका रसोई बनाने वाला, खाना बनाने वाला रसोइया था, जलवायु अनुकूल नहीं थी और उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये आशाजनक स्थिति के विपरीत था, बहुत कष्टदायक था और ऐसे आरोहियों के लिए, चढ़ने वालों के लिए उत्साह में कमी कर देने वाला था। लेकिन फिर भी सब कुछ सोचकर उन्हें ये लगा कि जब इतना बड़ा बीड़ा उठाया है तो कुछ न कुछ घटनाएं घट सकती हैं, जैसा कि करण कुल्लर ने उन्हें समझाया था। तो आशाजनक स्थिति में हम, मतलब सारे लोग जो थे, नहीं थे। एवरेस्ट को उन्होंने 2 बार देखा था, लेकिन दूर दूर से। इस बार उन्होंने नज़दीक से देखा तो उसकी सुंदरता देखकर भौचक्की रह गई। एवरेस्ट शिखर के चारों ओर लोत्से और नोत्से की ऊंचाइयों से ऊंची ऊंची घिरी पहाड़ियाँ और टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदियों को देखकर वो थोड़ा आश्चर्यचकित थी। हिमपात अपने आप में एक तरह का बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही है। हिमपात क्या है? हिमपात है बर्फ का गिरना। पात मतलब ही होता गिरना और हिम का मतलब बर्फ का गिरना। तो अव्यवस्थित ढंग से गिरना मतलब बर्फ जब गिरती है या तो बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, जम जाती है, सड़कों पर रास्ते बंद हो जाते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। तो वो स्थिति भी होती है। तो अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। और जब कभी ग्लेशियर की नदी, बर्फीली नदी यानी ग्लेशियर जो रहता है, बर्फ में ग्लेशियर जब वहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में, बर्फ की नदी के रूप में बहता हुआ आगे की ओर आता है, तो बड़ी बड़ी चट्टानों के तत्काल गिर जाने से जो अगल बगल की चट्टानें वो भी हिल जाती हैं और भयावह स्थिति बन जाती है। कभी भी कोई चट्टान खिसक सकती है, खतरनाक स्थिति का रूप धारण कर लेती है और सीधे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीधे धरातल पर पे इतनी जोर से चोट करके वो गिरता है कि उससे गहरे चौड़े जो हिम के गड्ढे बन जाते हैं और ये गड्ढे कभी कभी बहुत भयानक भी हो जाते हैं, भयावह रूप हो जाते हैं। चढ़ाई चढ़ने वाले लोगों को नहीं पता होता, हल्की फुल्की बर्फ की तह जमी रहती है और पांव पड़ जाने से कभी कभी भयानक खतरनाक हादसे हो जाते हैं। फिर भी सब कुछ सोच करके भी इस स्थान पर जाने के लिए कलेजे को मजबूत करके, लक्ष्य को साध करके चलना पड़ता है। और ये होनी अनहोनी
हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और जैसा उन्हें लगा कि हिमपात पर यानी बर्फ के गिरने के दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हादसों के शिकार हो जाते हैं, लोग उससे किसी को चोट लग जाती है, किसी की हड्डियों में चोट आ जाती है, गिर पड़ जाते हैं, फिसलन भरा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब तरह से अपने आप को तैयार करके चलना पड़ता है। इससे भी ज्यादा भयानक दूसरे दिन आने वाले अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। तो आधे रास्ते तक उन्होंने सामान को उठाकर वो लोग ले गए और ले जाने के बाद उनके साथियों में डॉक्टर मीनू मेहता थी, जिन्होंने वहां चढ़ने उतरने के नियम को बताया, समझाया और बताया कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना पड़ता है इन रास्तों को पार करने। तो कैसे बनाया जाता है वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई और साथ ही साथ ये भी बताया कि लट्ठों से, रस्सियों से, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों और रस्सियों को बांधना। तो अग्रिम तल में के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में उन्होंने विशेष जानकारी दी। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी चीज़ें बनानी थी, रास्ते पर चढ़ने उतरने के समय जो कठिनाई आ सकती है, उसका पूर्वानुमान करके उन्होंने अभियान दल को ये सारी चीज़ें सिखाई। तो तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। अब तीसरे दिन की घटना को बता रही हैं कि हिमपात से यानी जहां पर बर्फ गिर रहा था वहां से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ने के लिए जो अभ्यास करने का जो एक निश्चित समय था वो जाना ही था उनको वहां तक। रीता गोगू और वो बचेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रही थी। उनके पास वॉकी टॉकी था बात करने के लिए, जिसके द्वारा वो बेस कैंप में कर्नल खुल्लर या और जो सारे लोग थे उनसे वो बातचीत कर सकती थी। और अपने बेस कैंप से उन्होंने पास वॉकी टॉकी रखे थे और हर कदम की जानकारी बेस कैंप में कर्नल खुल्लर को दे रही थी, जो बहुत खुश थे। जब हमने अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 महिलाएं थी, तो कैंप 1 में सबसे पहले पहुंचने वाले में रीता गोगू और बचेंद्री पाल थे। जब उन्होंने अपने पहुंचने की सूचना दी तो कर्नल खुल्लर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है। और महिलाओं में ये दोनों ही लोग थी। अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए। 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। अब अंगदोर्जी, लोब्सांग और गगन इन्होंने 7,900 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर कैंप 4 के लिए स्थान बना दिया, क्योंकि अब ये लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। तो कैंप 4 के लिए उन्होंने स्थान बना दिया। और अब जब कर्नल खुल्लर ने सारी चीजें सुनी तो उन्होंने माना कि संतोषजनक प्रगति है, अच्छा चढ़ाई का कार्य अच्छा चल रहा है। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग की सबसे छोटी पुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। अब उन्होंने शेरपा तेंजिंग की एक चढ़ाई को याद किया कि जब वो बेस कैंप में थी तो एक बार तेंजिंग जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे तो उनसे मिलने आए। जब उन्हें पता लगा कि बचेंद्री पाल भी चढ़ने जा रहे हैं तो उनसे मिलने आए। बेटी भी उनके साथ में थी, सुपुत्री डेकी नाम था। और वहाँ पहुँच के उन्होंने बड़े महत्व की बातें लोगों को बताई और प्रत्येक दल के शेरपा कुलियों को से बातचीत की, सबको कुछ नया नया अनुभव दिया।
तो जब उनकी बारी आई बचेंद्री पाल की, तो वो उनके पास मिली उनसे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा मैं बहुत नौसिखिया हूँ। नौसिखिया कहने का तात्पर्य होता है कि बिल्कुल नया, मैं इस चढ़ाई दल के अभियान में जो काम करने आई हूँ तो मुझे बहुत नया अनुभव है, मेरे पास कोई पुराना अनुभव नहीं है, मैं इससे पहले कभी भी चढ़ी नहीं हूँ। उन्होंने सब बातें अपनी समझाई कि एवरेस्ट में मेरा पहला अभियान है। तो तेनजिंग बहुत हंसे मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तो उन्होंने ये कह करके बताया कि एवरेस्ट तो उनके लिए भी पहला ही अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट से जाना पड़ा था। अब उन्होंने अपने अनुभव को बचेंद्री पाल के अनुभव से जोड़ करके इसलिए बचेंद्री पाल को बताया कि उनके अंदर जो उत्साह है, जो साहस है, वो और बढ़ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि बताया कि उनका भी पहला अभियान है, लेकिन उनके में और बचेंद्री पाल में अंतर उन्होंने क्या स्पष्ट किया कि भाई मैं तो 7 बार लौट के आ चुका हूँ, तब मैंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की, और तुम तो बिल्कुल पक्की पर्वती लड़की लगती हो, तुम्हारे अंदर बहुत हौसला बुलंद दिखाई देता है, तो तुम अवश्य सफल होगी। तो ये सब कह करके उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और समझाने की कोशिश की कि तुम पर्वतीय लड़कियों की भांति हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुमको तो अब तक शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था, तुम तो पहुंच चुकी होती अगर तुमने थोड़े सा साहस किया होता। तो ये सारी चीज समझा के उन्होंने बचेंद्री पाल के अंदर की हिम्मत को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उनको और उत्साह लगने लगा। अब बारी आती है 15-16 मई की। 15-16 मई की बात है कि 1984 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और वो अपने समूह के साथ लोत्से की सीधी बर्फीली ढलान पर सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू कैंप 3 में थी। तो 15-16 मई अप्रैल में चली थी, तो 15-16 मई वो कैंप 3 के सुंदर कैंप में थी और 10 लोग उनके साथ थे। लोब्सांग और तशारिंग उन्हीं के तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा और लोग भी थे, 8 लोग जो अन्य जगहों पर थे। तो शेरपा दूसरे तंबुओं में थे और गहरी नींद में लोग सोए हुए थे कि अचानक 12:30 बजे रात को एक बहुत बड़ी सी बर्फीली चट्टान जोर की आवाज के साथ धड़क करके नीचे की ढलान की ओर आ पड़ी। अचानक तेज आवाज के साथ आने से उनकी आंखें खुल गई, और जब तक वो कुछ सोचती और समझती और तब तक एक जोरदार धमाका हुआ, तो उनको कैसा लगा कि उनके सर के पास आकर कोई बहुत बड़ी चीज आकर टकरा गई है, जो उनके सर को कुचलते हुए उनके ऊपर से चली जा रही है। अब ये एहसास उन्हें होता है, उन्हें मतलब तंबू के भीतर सोई और पहाड़ की ढलान से चीज लौट के गिर रही है नीचे। तो अचानक तंबू को फाड़ती हुई जब उनके ऊपर से ढलान की ओर जा रही है, तो उन्हें लगा क्या कि कोई बहुत बड़ी चीज है, और जो उनके सर से टकराई और उनके ऊपर से होके गिरी, उसकी ठंडक का एहसास, उसके भारीपन का एहसास उन्हें होता है। यहाँ तक कि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है तो वो बहुत असहज सी अपने आप को महसूस करती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि देखती हैं कि एक लंबा सा बर्फ का जो पिंड है वो कैंप के ठीक ऊपर ग्लेशियर से टूटकर नीचे आके गिरा हुआ है। बहुत बड़ी सी चट्टान नीचे की ओर गिरी है, पहाड़ी चट्टान है बहुत बड़ी, और विशाल हवा के झोंके और गिरने से उसके बर्फ के जो टुकड़े हैं वो पूरे हवा में छितर रहे हैं, तो हिमपुंज बना दिए हैं, जैसे वो बर्फ का समूह फूल की तरह बना दिए हैं। और बर्फ के टुकड़ों पर जमी हुई एक विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस गाड़ी की तरह, और लगा कि वो जो विशाल कायपुंज है वो जैसे जितनी तेज कोई एक शताब्दी या राजधानी जैसी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उतनी तीव्र गति से वो आ करके उनके सर से टकरा कर
चूर चूर होकर उनके ऊपर से चलती हुई निकल गई। तो उन्हें लगा कि बहुत नुकसान हुआ होगा, बहुत सारे लोग घायल हुए होंगे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि ना तो बहुत ज़्यादा चोट किसी को आई और ना जब बहुत ज़्यादा घायल हुए। बस कैंप जो था वो तहस नहस हो गया। हर व्यक्ति को चोट लगी थी, थोड़ी बहुत सबको चोट लगी थी, और उस चोट का नतीजा था कि उनके अंदर एक डर समा गया था। अंत में सहयोगी साथियों ने, लोब्सांग ने अपनी छुरी निकाली, श्रेष्ठ छुरी, और रास्ता तंबू को काटा, रास्ता साफ किया और उनके अगल बगल जो बर्फ जम गई थी उसको काट छांट के निकाला गया उनको उसमें से। और थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बर्फ की चट्टान के नीचे दफन हो, और जबरदस्ती उनको खींच करके बाहर लाने में लोग सफल हो गए, निकाल लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो बर्फीली चट्टान पर होने वाले जो हादसे हैं उसको यहाँ पर बचेंद्री पाल ने अनुभव किया था, और बर्फ की खुदाई और उसकी कब्र से उन्हें निकाल कर बाहर किया गया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। अब आगे की कहानी 16 मई की है कि 8 बजते बजते कैंप 2 में सभी लोग इकट्ठा हो गए। तो पता लगा कि एक शेरपा की टांग टूट गई है, तो फिर व्यवस्था बनानी थी। एक स्ट्रेचर बनाया गया और उस पर लाद करके उनको नीचे बेस कैंप में पहुंचाया गया। अब वहाँ पर कर्नल खुल्लर थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। उन्होंने कहा कि इतनी ऊंचाई पर रह करके एक सुरक्षा कार्य करना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता थी। बहुत बड़ा सुरक्षा कार्य है कि इतने ज़्यादा लोगों को बचाकर नीचे तक पहुंचाना ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा साहसिक कार्य है। सभी 9 पुरुषों को चोटों तथा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। अब जितने लोगों को चोट लगी थी, जिनकी हड्डियों में चोट आई थी, उनको उठाकर बेस कैंप में पहुंचाया गया खुद की व्यवस्था से। और तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भी भयभीत हो? अब कर्नल खुल्लर को लगा कि एक बार बचेंद्री पाल से भी पूछना चाहिए कि क्या तुम भी भयभीत हो गई हो इस हादसे से? हादसा क्या मतलब? बर्फ की चट्टान गिरने से तो तुम्हें, बाकी लोगों को चोट आई है, तुम भी बर्फ में से दफन होकर निकली हो बाहर, तो क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है? जी हाँ, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? जब उन्होंने कहा हाँ डर तो लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम भी वापस जाना चाहती हो? तो वो भी पहुंचा दी जाओगी। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम वापस जाना चाहती हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उन्होंने सोचा समझा नहीं, बस सीधा सीधा उनका जवाब था कि नहीं, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बताया कि तुम वापस नहीं जाना चाहती हो, तो ठीक है। और जैसे ही मैं साउथ पोल पहुंची, मेरे आगे अगले दिन की बड़ी महत्वपूर्ण चढ़ाई की शुरू तैयारी कर दी। अब साउथ पोल पहुंच कर इन्होंने हर दिन की चढ़ाई की व्यवस्था की जाती थी कि कल के दौर में हमें कितना चढ़ना है, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कोई चीज़ टूट गई या ख़राब तो नहीं हो गई, या बीच बीच में कौन से कैंप मिलेंगे जहाँ वो आराम कर सकते हैं। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। अब जहाँ कहीं भी विश्राम करने का समय आता, वहाँ पर व्यक्ति अपने भोजन, दैनिक क्रिया, भूख, प्यास आदि की जो व्यवस्था होती है
वो सब करके फिर वो चढ़ते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या किया कि कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, सब कुछ की व्यवस्था की गई। और जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया तो उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। अब उसमें जब बिस्सा जो व्यक्ति है वो आता है तो दिखता है कि बचेंद्री पाल चूल्हे पर पानी गर्म कर रही हैं चाय के लिए। तो की, जय, मीनू अभी बहुत पीछे थे, ये लोग थोड़ा पहले पहुंच गए थे तेज चाल से चल के, और की, जय, मीनू जो थे वो सामान वामान ढो के आ रहे थे तो थोड़ा पीछे थे, धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उनके ऊपर भारी बोझ था और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। पहाड़ी स्थानों पर बिना ऑक्सीजन चलना बहुत कठिन है, दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए लोग एक छोटा सिलेंडर जो है ले लेते हैं। तो उन्होंने बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे तो थोड़ी दिक्कत भी थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब उन्होंने कहा कि सोचा कि थोड़ा जूस और चाय ले लेते हैं तो फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। लेकिन जितना नीचे चढ़ना उतरना उतना ही फिर चढ़ना और फिर उसके आगे चढ़ाई करना, तो ये बहुत बड़ी समस्या का कारण था कि नीचे जा कर के सारी चीज़ों को ठीक ठाक करना, पानी है, दूध है, चाय है, सब लेना और फिर वापस आना, फिर चढ़ाई चढ़ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाता था। तो तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू के से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। अब लेखिका को जय कहाँ मिला? ठीक नीचे। कहाँ? जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे उन्हें मिला। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी ली और फिर चढ़ने की कोशिश करने लगे, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरे पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रहना मतलब होता है चौंक जाना। तो उन्होंने क्या देखा कि की और जय जो है वो सामान बहुत ज़्यादा लिए हैं तो उनको पहुंचने में लेट भी हो रहा था, देर हो रहा था। तो उन्होंने बड़ी चाय वाय बनाई, पी और कोशिश करने लगे कि कल के लिए क्या व्यवस्था बना। थोड़ा और आगे चलकर नीचे उतर कर उन्होंने देखा कि मुझे देखकर हक्का बक्का हो गए। तो उन्होंने जब बचेंद्री को देखा तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि आगे का काम कैसे होगा। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप के लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। अब बिस्सा जो था वो बचेंद्री पाल से मिलना चाहता था और जिसके चलते वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। कि हंसा। उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। अब बचेंद्री पाल ने तो सारी व्यवस्था कर ही ली थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई और जब उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक चाय वाय पी ली अच्छे से, मगर की के साथ आगे उतरने को मैंने की को देखा। अब जब उनको पता लगा कि उनको आगे की के साथ चलना है तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो आगे का रास्ता कैसे तय करेंगी और की को देखकर वो थोड़ा हक्का बक्का भी हो गई। कि हक्का बक्का होने का मतलब कि वो चौंक गई कि
अब आगे का रास्ता कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप के लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। अब लाटू और बिस्सा जो थे, जब तक ये चढ़े उससे पहले वो नीचे उतर के आ गए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। अब साउथ पोल पर आकर जहाँ कहीं भी आराम करने की जगह मिली सब चढ़ के थक चुके थे, तो सब सारे जो थे वो उतर आए और पृथ्वी बहुत अधिक कठोर थी, जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा कि हम सब साउथ पोल पर जैसे भी सुरक्षा आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। तो वो लौट आते हैं और साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से जाना जाता है। तो साउथ पोल बहुत कठोर जगह थी, इस नाम से वहाँ जाना जाता है। तो फिर वो अगले दिन सुबह चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार हो गई, 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया। देखिए बर्फ पिघला कर चाय बनती थी, पानी तो वहाँ हो नहीं सकता था। चट्टान का कुछ हिस्सा किसी चाकू या छुरी से मार कर खोद लेते थे और मार कर खोद कर उस बर्फ के टुकड़े को एक पानी के बर्तन में रख दिया। जब वो थोड़ी देर पिघल जाती थी तो उस पर लकड़ी वगैरह को जला करके चाय बनाने का काम किया जाता था। तो साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगले दिन सुबह ये 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई, चाय बनाई, कुछ बिस्किट खाया, आधी चॉकलेट का हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी और 5 बजते बजते ही उन्होंने तंबू छोड़ दिया और चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो अंगदोर्जी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और कोई भी उनके आसपास नहीं था। तो अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अब देखिए पहाड़ी स्थानों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो उनको उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शहरी इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने वाली आदत तो होती नहीं। तो उनको थोड़ी भी चढ़ाई चढ़ेंगे तो थकान होगी या उनको परेशानी हो सकती है या सांस लेने में कष्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो उन्हें परेशानी हो सकती है। लेकिन वो अंगदोर्जी हमेशा बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ते थे, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले और रात्रि के शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। अब वो उन्होंने याद किया कि वो किस किस समय नहीं जाना चाहते थे। तो बहुत लंबे समय तक चोटियों पर रहना उनके बस के बाहर था। तो रात को नहीं चढ़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना अथवा अपने प्रवास को छोड़ देना। अब उन्होंने कहा कि या तो अपना प्रवास का जो तरीका है, नियम जो बना कर रखा था वो चढ़ेंगे, या तो उसको छोड़ देते या अपने लिए कोई सुरक्षित रास्ता निकाल लेते। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरह से चलने में कठिनाई तो हो रही थी, मगर वो तो चढ़ने के लिए आगे बढ़ी थी। तो एक अनिश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए, कठिनाई का सामना करते हुए वो बिल्कुल तैयारी से आगे चढ़ती गई। और अंगदोर्जी जैसे जो लोग थे उन्हें उत्साह देने के लिए काफ़ी थे, ये यहाँ पर कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जमे हुए बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी। तो बर्फ ऐसी ही होती है, ऐसा लगता है देख के कि जैसे शीशे की चादर पड़ रही है और फिसलन भर रही होती है।
अगर उसमें हम कांटेदार नीचे से कांटे वाले जो जूते होते हैं ना पहने तो हम गिर के हाथ पैर टूट जाएगा या फिसल जाएंगे। तो पैरों को धसा धसा कर एक एक स्थान पर बड़े बचाते हुए चलते हैं। और भुरभुरी चट्टानें जो होती हैं वो इतनी सख्त और भुरभुरी मतलब चिकनी भी होती हैं और ऊपर से पाँव पड़ने पर वो फिसलने का डर भी होता है उसमें, और शीशे की तरह चमकीली होती हैं। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। अंत में बर्फ काट के अगर रास्ता बनाना है तो बिना फावड़े के तो रास्ता नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने बर्फ काट कर फावड़े से रास्ता बनाने की कोशिश की। बड़ी सख्ती और बड़े परिश्रम के साथ रास्ता बनाना पड़ रहा था। तो उन्होंने फावड़े से के दांते इतना कठोर था कि उसके कट नहीं रहा था। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह से सोच समझ कर उठाया। यही बुद्धिमानी है कि हर कदम पर सोच समझ कर रखना चाहिए पाँव की, जहाँ हम पाँव रख रहे हैं वो जम जाएगा कि नहीं। फिसलन भरी जगह पर पाँव रखने से एक दिक्कत आ सकती है और लक्ष्य से दूर रह जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बचेंद्री पाल ने बहुत हिम्मत बहुत ताकत से चल करके उन्होंने इस अभियान को पूरे करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ पूरी हिम्मत के साथ वो इस कार्य को करने के लिए बढ़ रही थी आगे और निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, तो आप इस चीज़ को निशान लगा दीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।